हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के गणित विषय का अध्याय 5, जिसकी प्रश्नावली 5.1 हम इस वीडियो में देखेंगे। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। इस अध्याय के सभी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप सभी अच्छे से देख लें और समझ लें। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.1 अगले पेज से। प्रश्नावली 5.1 के हमने प्रश्न लिख लिए थे पहले से ही। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। हमने ये प्रश्न पहला हमको ये बोल रहा है कि कौन से कथन सत्य हैं और कौन सा असत्य है, अपने उत्तर कारण के साथ हमें देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ऐसा बोल रहा है ये कथन। केवल एक बिंदु से एक ही रेखा खींची जा सकती है, जैसे कि कोई एक बिंदु है, तो इससे ये बोल रहा है कथन कि एक ही रेखा खींची जा सकती है, एक ही रेखा खींची जा सकती है। पर ये कथन असत्य है, क्योंकि एक बिंदु से होकर हम बहुत सारी ऐसी रेखाएं खींच सकते हैं। तो हम ऐसा कारण लिख सकते हैं हम कि एक बिंदु से होकर असत्य है, क्योंकि एक बिंदु से होकर अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि असत्य है, असत्य है, असत्य है, क्योंकि यह स्वयं सिद्ध है कि एक बिंदु से होकर असीमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। हमने देखा ये हमारा कथन बोल रहा था कि एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये असत्य है, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध है कि एक बिंदु से होकर असीमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। हमने ये देखा, एग्जाम्पल भी देखी कि एक बिंदु से हम ऐसे कुछ भी अनेक रेखाएं ये एक ही बिंदु से खींची जा सकती है, इसलिए ये कथन क्या हो गया, हमारा असत्य हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। तो दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, ये कथन हमको बोल रहा है। तो दो भिन्न बिंदु, जैसे कि दो भिन्न बिंदुओं का बोल रहा है कि दो बिंदुओं से क्या बोल रहा है कि असंख्य रेखाएं हैं जाने वाली। तो इससे केवल हम एक ही रेखा, दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, असंख्य रेखाएं नहीं खींची जा सकती। कैसे? यदि हम ये बिंदु से हम ऐसे खींचेंगे तो ये एक ही बिंदु से जाएगी, दो बिंदुओं से नहीं जाएगी। जैसे कि कोई सी भी रेखा हम ऐसे खींचते हैं तो ये केवल एक बिंदु से जाएगी, दूसरे बिंदु से नहीं जाएगी। तो दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो ये वाला कथन भी हमारा क्या हो गया, असत्य। हम उत्तर करके लिख देते हैं कि ये कथन हमारा असत्य है, असत्य है, क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। हमारा कथन क्या बोल रहा था हमको कि दो भिन्न बिंदुओं से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है, असत्य, क्योंकि दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये हमने सिद्ध कर, ये कारण हमने दे दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर पहले का तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, ये कथन है हमारा। तो एक शांत रेखा क्या होती है? शांत रेखा ही ऐसी होती है, ये शांत रेखा होती है, दो बिंदुओं की जो बीच रेखा होती है वो शांत रेखा होती है। शांत रेखा किसे बोलते हैं? जिसमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु हमें क्लियरली दिखाई देता है कि ये प्रारंभिक और ये अंतिम बिंदु है, ये शांत रेखा होती है। तो ये शांत रेखा को ये बोल रहा है कथन कि अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो ये इसको हम इसका यहाँ पर इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, इधर भी बढ़ाया जा सकता है, इसलिए ये कथन क्या हो गया, हमारा सत्य हो गया। सत्य है क्योंकि एक शांत रेखा तो रेखा को अनिश्चित रूप से
बढ़ाया जा सकता है। ये हमने सिद्ध कर दिया कि शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, और कथन भी यही बोल रहा है, तो ये कथन हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने प्रश्न पहले के क्वेश्चन 3 देख लिए, ये कथन 3 हमने देख लिया। अब कथन नंबर देखेंगे चौथा, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम नेक्स्ट पेज से। ये है हमारा कथन नंबर 14। कथन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। ये बोल रहा है कि यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी क्या होगी, हमारे पास बराबर होगी। ये बोल रहा है तो दो वृत्त बराबर होने की कथन है हमारे पास कि ये दो वृत्त है जो कि बराबर है, ये दोनों वृत्त बराबर है, तो बराबर वृत्तों की जो त्रिज्याएं है वो भी बराबर ही होगी, ये हमको ऐसा बोल रहा है। तो ये कथन क्या है, हमारे लिए सत्य होगा, क्योंकि दो बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं भी बराबर ही होती है। उत्तर में हम करके लिख देंगे कि सत्य है, सत्य है वृत्त आपस में बराबर, उसने बोला है कि बराबर है तो आपस में बराबर है तो संपाती होंगे और संपाती होने पर वृत्तों की माप भी बराबर होते हैं। तो संपाती होंगे और संपाती होने पर वृत्तों की माप भी बराबर होगी, अतः इन वृत्तों की त्रिज्याएं भी बराबर होगी। ये हमको बोल रहा है कथन कि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती है। तो ये हमारा कथन सत्य है, क्योंकि दो वृत्त जो बराबर होते हैं वो आपस में संपाती होते हैं, और संपाती वृत्त की माप जो होती है बराबर होगी, अतः इन वृत्तों की त्रिज्याएं भी क्या होगी, बराबर होगी। तो इसलिए ये वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होगी। ये कथन हमारा सत्य हो गया। अब कथन नंबर देखते हैं 5। तो कथन 5 बोल रहा है कि आकृति में यदि AB बराबर PQ और PQ बराबर XY है तो AB बराबर XY होगा। हमें क्या बोला है कि AB बराबर PQ है, AB बराबर PQ है और PQ बराबर XY है, PQ बराबर XY है। तो इसके बराबर में ये है और इसके बराबर में ये है, मतलब इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो हमें पता है कि ये सत्य है। तो हमको क्या सिद्ध करना है कि AB जो है AB XY के बराबर होगा, ऐसा सिद्ध करना है। तो हमें पता है कि सत्य है कि क्योंकि जो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर होती हैं वो एक दूसरे के भी बराबर होती है। ये वस्तु भी इसके बराबर है, ये वस्तु भी इसके बराबर है, तो दोनों वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हैं, तो ये दोनों वस्तुएं भी क्या होगी, बराबर होगी। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। हम उत्तर करके लिख लेते हैं कि सत्य है, क्योंकि जो वस्तुएं या रेखाएं, ऐसा भी लिख सकते हैं, वस्तुएं या रेखाएं, जो वस्तुएं या रेखाएं एक ही वस्तु या रेखा के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। ये हमारा कथन हो गया। कथन हमने सिद्ध भी कर दिया, ये कथन हमारा सत्य है। प्रश्न नंबर पहले का हमने 5 क्वेश्चन देख लिए, आप भी अच्छे से इनको देख ले, पढ़ ले, और जहाँ समझ में नहीं आए क्वेश्चन में कमेंट करें। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं हम। प्रश्न नंबर दूसरा क्या, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। तो क्या में हमको परिभाषा देना है, क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, मतलब परिभाषित करने की आवश्यकता ऐसे पद है, वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। तो हमको ये बताना है, इनको परिभाषित करना है, ये बोल रहा है, बस इतना ध्यान रखना। तो हमको बोल रहा है कि पहला वाला क्या है पद, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं को हमको परिभाषित करना है कि समांतर रेखाएं क्या होती है। तो समांतर रेखाएं किसे बोलते हैं, ये समांतर रेखाएं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये समांतर रेखाएं हमारी, ये रेखा
इस रेखा के समांतर है। ये दोनों क्या है, हम एक दूसरे के समांतर है तो इनको क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं उन्हें बोलते हैं जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है और कहीं पर भी किसी भी बिंदु पर आगे भी बढ़ाने पर यह नहीं मिलती है। आगे बढ़ाए या इधर बढ़ाए या इधर बढ़ाए, कभी भी किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। तो हम इनकी परिभाषाएं लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं कि समांतर रेखाएं वे होती है ये एक ही तल में होती है और इनको आगे कितने भी बढ़ाया जाए कभी मिलती नहीं है किसी भी बिंदु पर। ये हमारा समांतर रेखा के हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा क्या है हमारी कि समांतर रेखाएं वे होती है जो एक तल में होती है तथा असीमित लंबाई तक बढ़ाने पर भी कभी भी आपस में नहीं मिलती। तो समांतर रेखाएं कहलाती है। तो हमारी समांतर रेखा की परिभाषा हो गई कि वे रेखाएं जो एक ही तल में स्थित होती है तथा इनको असीमित लंबाई तक बढ़ाने पर भी आपस में कभी नहीं मिलती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। हमारा प्रश्न नंबर दूसरे का ये पहला पद हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया समांतर रेखाएं क्या होती है। अब हम दूसरे क्वेश्चन के लिए, प्रश्न दूसरे के दूसरे क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है लंब रेखाएं। लंब रेखाएं क्या होती है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि लंब रेखाएं। लंब रेखाएं, तो लंब रेखाएं क्या होती है, इनकी परिभाषा लिखते हैं। लंब रेखाएं नॉर्मली समझाती हूँ मैं। लंब रेखा वे रेखा होती है जो एक दूसरे को 90 डिग्री के पर प्रतिच्छेद करती है, जैसे कि ये और ये दोनों लंब रेखाएं हैं जो आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती है, इनको लंब रेखा बोलते हैं। ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के लिए लंब होती है, लंब रेखा कहलाती है। तो हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि लंब रेखा क्या होती है। तो लंब रेखा एक समतल में दो रेखाएं, एक समतल में दो रेखाओं को लंबवत कहते हैं यदि वे एक दूसरे को केवल एक ही समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, लंब रेखाएं कहलाती है। तो लंब रेखा किसे बोलते हैं, एक समतल में होती है रेखाएं तो जो लंबवत होती है, यदि एक दूसरे को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती, वो भी क्या हो, बिंदु समकोण समकोण मतलब 90 डिग्री होते तो लंब रेखा कहलाती है। हमने परिभाषा देख ली लंब रेखाएं की। अब देखते हैं हम परिभाषा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसमें रेखाखंड की परिभाषा हमको देना है। तो रेखाखंड की परिभाषा, रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड की परिभाषा हमको देना है। रेखाखंड क्या होता है, तो रेखाखंड ऐसा रेखाखंड होता है दो बिंदुओं के बीच बनता है। ये दो बिंदुओं के बीच कोई रेखाखंड होता है जिसका मध्य बिंदु ये रेखाखंड होता है जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु हमें क्लियरली दिखाई देता है, जिसे हम असीमित रूप से आगे भी बढ़ाया जा सकता है और पीछे भी बढ़ाया जा सकता है, रेखाखंड कहलाता है। तो हम रेखाखंड की परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि एक ऐसी रेखा जिसकी लंबाई असीमित
हो, असीमित मतलब उसे बढ़ाया जा सकता है अनंत लंबाई तक असीमित हो, तथा यदि चाहे तो उसे दोनों ओर से असीमित लंबाई तक बढ़ाया जा सके। रेखाखंड कहलाती है। ऐसा बोल रहा है कि हमने डेफिनेशन क्या लिखी कि एक ऐसी रेखा जिसकी लंबाई असीमित हो तथा उसे दोनों ओर से असीमित लंबाई तक बढ़ाया जा सके, रेखाखंड कहलाता है। तो इसके जो रेखाखंड है उसको हम दोनों ओर से असीमित रूप से बढ़ाया जा सकते हैं, इसलिए इसे रेखाखंड कहते हैं। हो गया हमारा ये रेखाखंड वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, प्रश्न दूसरे का। तो क्वेश्चन चौथा क्या है हमारे, वृत्त की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, हमको उसकी परिभाषा देनी है। तो वृत्त की त्रिज्या ये नॉर्मली मैं बताती हूँ आपको। वृत्त है, इसकी त्रिज्या क्या होती है, ये इसका होता है केंद्रक। ये वृत्त से ये जो इसको बोलते हैं, पूरी को परिधि बोलते हैं इसका। और ये केंद्रक से जो परिधि को मिलाने वाली रेखा होती है उसे क्या बोलते हैं हम, त्रिज्या। इसको आर से शो करते हैं, ये हमारी त्रिज्या होती है। तो वृत्त की त्रिज्या किसे बोलते हैं, किसी भी वृत्त के केंद्र परिधि वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा हमने लिखी, किसी भी वृत्त के केंद्र को, ये केंद्र को परिधि से, ये परिधि होती है, परिधि से मिलाने वाली रेखा की लंबाई को त्रिज्या कहा जाता है। इसको त्रिज्या कहते हैं और इसको आर से दर्शाते हैं त्रिज्या को। ठीक है, अब हम देखते हैं पांचवा। इसमें पांचवा क्या है हमारा, वर्ग। इसमें वर्ग जो होता है, वर्ग की परिभाषा हमको देनी है। वर्ग क्या होता है, तो वर्ग ऐसा चतुर्भुज आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक भुजा 90 डिग्री का कोण बनाती है। चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और इसकी दो भुजाएं मिलकर क्या बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। सभी 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। ये चतुर्भुज आकृति है, इसमें 4 भुजाएं इसलिए चतुर्भुज है और इनकी चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है। हम लिख सकते हैं परिभाषा कि ऐसी चतुर्भुज आकृति, ऐसी चतुर्भुजाकार हमने लिखी है वर्ग की परिभाषा, ऐसी चतुर्भुजाकार आकृति जिसमें सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर। ये सभी भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ये प्रश्न नंबर 2 का, ये हमने 5 इसके अंदर जो भी प्रश्न थे उनकी परिभाषाएं हमने देखी, उनको अच्छे से समझा। आप भी इस वीडियो को अच्छे से समझना। बाकी इसके अन्य फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस चैनल को सभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।